हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सीरीज एंड ऑफिशियली फिजिक्स। आई एम सुमित और हम पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स का क्रैश कोर्स या रिवीजन। आप जिस तरह से लेना चाहते हो ये सीरीज़ को उस तरह आप ले सकते हो ना। लास्ट वीडियो में हमने देखा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में। सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम होता क्या है? लीनियर मोमेंटम को आप डिफाइन कैसे करते हो? लीनियर मोमेंटम एक सिंगल पार्टिकल के लिए इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, राइट। मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मोमेंटम का यूनिट, इसको इन जनरल मोमेंटम ही बोला जाता है। तो जब मैं मोमेंटम बोलूँ तो आप समझना लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मोमेंटम का यूनिट हो गया मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। दिस इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो ये तो होगा भाई मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हम देखते हैं। ये तो आपने मोमेंटम को डिफाइन कर दिया, क्वांटिटी जिसको डिफाइन कर दिया, भाई इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होगा ना। हर जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स हमने डिफाइन करा है, लेकिन आप फोर्स लगाते हो, आप समझते हो फिजिकली वो क्या होता है, राइट। तो इसी तरह मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया भाई? चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको नेट फोर्स देता है। कहने का मतलब है चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी पी बाई डी टी इज एफ नेट। मान लीजिए कोई टाइम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर मूव करा, राइट। उसका मोमेंटम यहाँ पर P1 था, इस पॉइंट पे उसका मोमेंटम P2 हो गया। तो इस मोमेंटम चेंज हुआ है भाई, मास तो कांस्टेंट ही है। हमारे केसेस में मास तो कांस्टेंट है, मास तो बॉडी का चेंज होता नहीं है। वेलोसिटी चेंज हुई है मतलब कुछ वेलोसिटी चेंज हुई होगी, तो मोमेंटम भी चेंज हो गया। अब वेलोसिटी चेंज हुई है मतलब कुछ एक्सेलरेशन हो गया, डी एक्सेलरेशन होगा। अब कुछ एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, मतलब कुछ फोर्स लगा होगा। तो कितना फोर्स लगा होगा वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम कुछ ऐसे निकालेंगे, आप यहाँ का मोमेंटम मेजर कर लो, वेलोसिटी मेजर कर लोगे, तो mv2 इसका मोमेंटम हो गया। तो दैट फोर्स जो एक्ट होगा वो होगा P2 माइनस P1 अपॉन जो टोटल टाइम लिया है उसने .1 से .2 की तरफ जाने में। दिस इज बेसिकली नेट फोर्स। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। ये तो होगी सिंगल पार्टिकल की बात है। मान लीजिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा पार्टिकल है। तो लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन करोगे? कुछ नहीं है, लीनियर मोमेंट ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, राइट। m1 प्लस m2 प्लस m3 कैपिटल इक्वल टू कैपिटल m, मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरह नेट फोर्स कैसे डिफाइन करोगे? नेट फोर्स विल बी डिफाइंड एज चेंज ऑफ मोमेंटम जो पूरे सिस्टम का है अपॉन टाइम डी पी बाई डी टी, राइट। जैसे यहाँ पर शोन है, इससे आप निकाल सकते हो। तो देखो आप सेंटर ऑफ मास जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसका कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अभी। दिस इज़ हाउ यू विल डिफाइन। हाँ, अब चलो अब ये जो कैपिटल P है यहाँ पर, इसकी जगह आप मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रखो ऐसे दिमाग में, ठीक है। तो मास तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी वी सी एम बाई डी टी क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा, ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से ये भी आ गया कि यहाँ से ये आपका प्रूफ भी हो गया कि सही है, फोर्स यही तो होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ मूविंग ऑन भाई, हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ लिया, हमने सिस्टम के लिए लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है ये देख लिया। हमने देख लिया कि लीनियर मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि भाई चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको फोर्स दे देता है। नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या मतलब है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से मतलब है कि अगर कोई सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। यही पढ़ा था हमने आइसोलेटेड का मतलब। अगर कोई सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, ठीक है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है या फिर उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, एक ये एक ये। अब आप आराम से देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट की साइड मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से। तो क्या होगा? जैसे ही दोनों टकराएंगे दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, अगर ऑब्जेक्ट 1 की इनिशियल वेलोसिटी v1 है, ऑब्जेक्ट 2 की इनिशियल वेलोसिटी v2 है, ऑब्जेक्ट 1 की फाइनल वेलोसिटी v1 डैश है, ऑब्जेक्ट 2 की फाइनल वेलोसिटी v2 डैश है, तो भाई चेंज होगी। v1 v1 डैश हो जाएगा टकराने के बाद, v2 v2 डैश हो जाएगा इम्पैक्ट कोलिजन के बाद। तो ये बोल, लेकिन अब ये देखो ये दोनों एक सिस्टम है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? नहीं, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वही फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर रहेगा। अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू, दोनों का इनिशियल मोमेंटम निकाला और हमने ऐड कर दिया तो इनिशियल मोमेंटम आ गया। फिर फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 इंटू वी वन डैश प्लस m2 इंटू वी टू डैश, दोनों का फाइनल मोमेंटम निकाला और ऐड कर दिया।
और ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगर नेट फोर्स एक्ट नहीं होता है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये बहुत जगह पे यूज़ होगा और इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको ये फिगर भी, आपको इस फिगर से भी ध्यान रहना चाहिए। इतना कैची फिगर है, इससे ध्यान रहना चाहिए कि भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। ये तो हमने बात करी इस फिगर में वन डायमेंशनल में। वन डायमेंशनल मतलब वो सीधा सीधा मूव कर रहा था। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, यहाँ पर जैसे दिख रहा है, ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। इसमें जो m1 है वो m2 से जाके टकरा रहा है, और बाद में क्या हो रहा है, बाद में m2 ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, m1 नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है। लीनियर मोमेंटम को मैंने क्या बोला था, वेक्टर क्वांटिटी है, पहला पॉइंट हमारा यही था। तो अब इस केस में आप कैसे लगाओगे, भाई वेक्टर है, हमको डायरेक्शन भी लेना है, तो इसमें आप ऐसे लगाओगे एक बार x के अब देखो, इस पर पहली बात तो इस पर कोई नेट फोर्स लग रहा है क्या x डायरेक्शन में? नहीं। इस पर कोई नेट फोर्स लग रहा है क्या y डायरेक्शन में? नहीं। नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है पूरे सिस्टम पे, राइट। तो एक बार आप x डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका मोमेंटम कंजर्व कर लो, वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स लेके अलॉन्ग x एंड y। एक बार y डायरेक्शन के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व कर लो तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। इस तरह आप इसमें लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाओगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वही है 1D और 2D में हमने जैसा अभी तक पढ़ते आए हैं, 1D का पढ़ते हैं और 2D के लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं, आप तो वेक्टर के कंपोनेंट ले लो और अलग सेपरेटली लगा दो हर डायरेक्शन में, उसके बाद आप रिजल्ट फाइंड कर लो। इसमें भी वही हो रहा है। तो एक बार आप जब फाइंड करोगे तो आपको वेलोसिटी अलॉन्ग x आ जाएगी, वेलोसिटी अलॉन्ग y आ जाएगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी अलॉन्ग x और वेलोसिटी अलॉन्ग y आ जाएगी, दोनों का रिजल्टेंट ले लोगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है कि इफ कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0 अलॉन्ग एन एक्सिस देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलॉन्ग दैट एक्सिस इज कांस्टेंट। मतलब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में जो हमने पढ़ा है, कोई फोर्स F लग रहा होता अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है, तो क्या होता, तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता? नहीं। लेकिन मोमेंटम अलॉन्ग x एक्सिस कंजर्व रहता, मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस कंजर्व नहीं रहता, ठीक है। मोमेंटम अलॉन्ग x एक्सिस कंजर्व रहता। तो अगर y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता, पहली बात अगर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये दो इक्वेशंस आप लिख सकते थे, m1 v1x, v1x मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 अलॉन्ग x, इसी तरह v2x मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 अलॉन्ग x, राइट। v1x डैश इम्पैक्ट के बाद की वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन वैलिड रहती है अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता। अब अगर कोई फोर्स सिर्फ y के अलॉन्ग लग रहा होता तो मतलब y डायरेक्शन के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, मतलब ये दूसरी इक्वेशन है वो वैलिड नहीं रहती, लेकिन पहली इक्वेशन फिर भी वैलिड रहती क्योंकि x डायरेक्शन के अलॉन्ग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इस स्टेटमेंट में यही बताने की कोशिश की गई है कि भाई अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0 अलॉन्ग एन एक्सिस तो उस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व रहता है। नाउ मूविंग ऑन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब ट्रिकी एग्जाम्पल होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया उसका मतलब आपको कंजर्वेशन का कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। भाई ये वेरिएबल मास सिस्टम या फिर इसको रॉकेट प्रोपल्शन का एक एग्जाम्पल बोला जाता है, क्वेश्चन बोला जाता है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, वो आपको बोल रहा है कि एक रॉकेट है जो हवा में है अभी, ठीक है, ये रॉकेट है हवा में है। अब इसमें से क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि इसकी अभी इनिशियल वेलोसिटी कैपिटल V है और इसका मास कैपिटल M है। तो वो आपको बोल रहा है कि भाई आप तो मेरे को इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करके बताओ, राइट। वो आपको ये बोल रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी निकालो आप कुछ टाइम बाद। क्वेश्चन आपको गिवन है। अब देखो, अब आप लीनियर मोमेंटम का आपने देखा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आप मोमेंटम का प्रिंसिपल पढ़ चुके हो कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये क्वेश्चन है आपका, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? ये तो बस रॉकेट उड़ रहा है, ठीक है। कोई अगर मैं रॉकेट और जो इससे फ्यूल निकल रहा है इन दोनों को एक सिस्टम ले लूँ तो दोनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, रॉकेट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हाँ, फ्यूल के कारण, राइट। लेकिन अगर रॉकेट और फ्यूल को ही एक सिस्टम ले लूँ मैं तो क्या दोनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, ठीक है। तो इस पे कोई, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है जो इस फिगर में शोन है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब देखो अट टाइम t ये वाली सिचुएशन है, अट टाइम t प्लस डेल्टा t। सिचुएशन क्या है, रॉकेट ऊपर गया, ठीक है, ये रॉकेट ऊपर गया, इसका इनिशियल मास m था। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ फ्यूल निकला, भाई फ्यूल जलता है
उसके कारण कुछ गैस निकलती है, ऐसे ही चलता है। तो मान लीजिए फ्यूल जो जला उसका मास था डेल्टा एम, उसका मास कितना था डेल्टा एम, ठीक है। तो अब रॉकेट का मास कितना हो गया, डेल्टा एम जल गया तो रॉकेट का मास हो गया एम माइनस डेल्टा एम, और रॉकेट की कुछ वेलोसिटी भी बढ़ी होगी, भाई फ्यूल जल रहा है तो कुछ वेलोसिटी बढ़ी, तो वेलोसिटी बढ़ के होगी v प्लस डेल्टा वी, ठीक है। मास हो गया एम माइनस डेल्टा एम, वेलोसिटी बढ़ के होगी v प्लस डेल्टा वी। तो ये तो हो गया d प्लस डेल्टा टी का। अब देखो आपके पास दो मूवमेंट है, आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ उस पर, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाओगे, भाई आपको रॉकेट का तो मालूम है सब कुछ, एम माइनस डेल्टा एम हो गया, v प्लस डेल्टा वी हो गया। अभी फ्यूल का भी फाइंड करना बाकी है आपके लिए। फ्यूल का आप कैसे फाइंड करोगे, मान लीजिए फ्यूल वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट वी एफ आर गिवन है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट यही होता है। तो फ्यूल ऐसे नीचे कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इसको रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगी। तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ फ्यूल ही निकालनी है, राइट, क्योंकि कंजर्वेशन निकालना है तो मास इंटू वेलोसिटी करना पड़ेगा। मास तो डेल्टा है मेरे को मालूम है, नीचे गया है, वेलोसिटी कितनी है वही निकालनी है, वही मैं निकाल लूँ। तो वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट आपको माइनस यू गिवन है, यू वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए माइनस यू आ गया। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना है v, ये तो मेरे को मालूम ही है भाई, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था टाइम t पे, इसकी वेलोसिटी है v, तो माइनस यू प्लस v ऐसे आ गया। अब देखो, अब मेरे पास फाइनल वेलोसिटीज़ इनिशियल वेलोसिटीज़ दोनों ऑब्जेक्ट की हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने कहा लगाऊंगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी, राइट, m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम होगा रॉकेट का मोमेंटम, पहले रॉकेट का मोमेंटम कितना होगा m माइनस डेल्टा एम, डेल्टा एम जल गया है, v प्लस डेल्टा वी, ठीक है, प्लस फ्यूल का मोमेंटम कितना होगा डेल्टा एम इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल कितनी है माइनस यू प्लस वी, या फिर v माइनस यू लिख दूँ इसको मैं, तो डेल्टा एम इंटू वी माइनस यू, यही लिखना था मेरे को। ये मैंने कंजर्वेशन ऑफ वो मोमेंटम लगा दिया है, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन मेरी लिखी थी मैंने। अब इसी को रीअरेंज करूँगा अगर मैं, तो मैं डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूँ, ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जब इधर लाऊंगा तो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम यू प्लस अपॉन एम माइनस डेल्टा एम, ठीक है। इस सारी चीज़ों को जब रीअरेंज करूँगा तो मेरा ये इक्वेशन आ जाएगी। अब डेल्टा वी है मेरे पास, तो इसको मैंने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एम बाय डी टी, ठीक है, डी एम बाई डी टी, और यू एम माइनस, ये चीज़ वैसी की वैसी लिखी है पूरी, ठीक है, ये चीज़ वैसी की वैसी लिख दी मैंने। तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी को मैं बोल रहा हूँ आर, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी को बोल रहा हूँ आर, डी एम बाई डी टी क्या हो गया आर, मतलब ये हो गया रेट ऑफ मास लॉस, डी एम बाई डी टी हो गया रेट ऑफ मास लॉस, सही बात है, कितना मास चेंज हो रहा है कितने टाइम में, तो वही हो गया रेट ऑफ मास लॉस। तो अगर मैं डेल्टा टी को उधर ले जाऊँ तो डेल्टा एम हो गया आर डेल्टा टी, राइट, आर डेल्टा टी। तो देखो अब मैंने वही लिखा है, डेल्टा एम को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया आर डेल्टा टी, ठीक है। अब मैंने क्या करा था, दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दिया था, तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी जो ऊपर था उसको मैंने लिख दिया आर, ठीक है, ये आ गया आर, डेल्टा एम को लिख दिया आर डेल्टा टी, और डी वी बाई डी टी वैसा का वैसा। अब इसको और थोड़ा रीअरेंज करके लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं डी टी को उधर ले जा सकता हूँ, दूसरी साइड ले जा सकता हूँ, तो डी टी इधर ऐसे डी टी आ जाएगा, यहाँ से डी टी हट जाएगा, और फिर दोनों को इंटीग्रेट कर दूँ, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, ये तो वी आ जाएगा, और यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को फाइनली ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब आपको इसके लिए इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, मैं इंटीग्रेशन अभी नहीं बता सकता हूँ, जब हम कंप्लीट लेक्चर लेंगे, कंप्लीट वो लेंगे, तब हम इसको इंटीग्रेशन भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने थे, ना कि मैथमेटिक्स के। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि इसमें कैसे आप रॉकेट प्रोपल्शन के केस में, या वेरिएबल मास सिस्टम इसको बोलते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम मतलब मास वेरी हो रहा है,
भाई अभी तक आपने देखा था इसके पहले जो 2 एग्जाम्पल थे वो बॉल घुस एंग्री बॉल जो थी वो टकरा रही थी हंसते हुए स्माइली से, उसमें आपने देखा था कि भाई वो कांस्टेंट मास था दोनों का, इसमें मास चेंज हो रहा है। तो अगर वेरिएबल मास का सिस्टम आता है तो आप कैसे लगाओगे, ये ट्रिक मैंने बता दी है। कुछ नहीं, आपको P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल करना है और उसके बाद आपको मास का रेट ऑफ मास लॉस कंसीडर करते हुए फाइनली इंटीग्रेट करके ऐसे आंसर निकाल देना है। तो आप चाहो तो ये रिज़ल्ट याद कर सकते हो और चाहो तो आप पूरा प्रोसेस याद कर सकते हो, क्योंकि ये रिज़ल्ट सिर्फ रॉकेट प्रोपल्शन का है। लेकिन अगर और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको प्रोसेस पता रहेगी, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लो, एक आध बार लगा के देखो, खुद से आप ये सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं याद करना, एक बार इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट आना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट। तो एक बार करने की कोशिश करिए। तो दिस वॉज वेरिएबल मास सिस्टम। नाउ आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आपको मालूम है 1 डायमेंशनल में कैसे लगाना है, आपको मालूम है 2 डायमेंशनल में कैसे लगाना है, आपको ये भी मालूम है अगर मास चेंज होता है मतलब वेरिएबल मास सिस्टम रहता है तो आपने उसमें भी रॉकेट प्रोपल्शन का एग्जाम्पल देख लिया है। दिस इज ऑल अबाउट, मतलब आज के लेक्चर में हमने पढ़ा लीनियर मोमेंटम। तो आपका सेंटर ऑफ मास और लीनियर मोमेंटम का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।